आज की हमारी मेहमान हैं हिंदुस्तान की इंग्लिश की सबसे मशहूर अध्यापिका नीतू मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि आपने अंग्रेज़ी को मज़ेदार बना दिया है, तो इसके लिए आपको बधाई। जब मैं मुखर्जी नगर आई हूँ तो मेरे पास जो यूपीएससी के बच्चे आए वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल होके आए। मैंने बहुत आसान तरीके से उनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। अब उस समय ये हालत थी कि बच्चा कहीं पर भी अपना ऑप्शनल कर रहा है, कंपल्सरी करने इंग्लिश करने के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट मेरे पास ही आते थे, तो गाड़ी चल निकली। क्या आपको भी ऐसे बताया गया था कि लड़कियों के लिए टीचिंग एक सेफ करियर होता है, या आपकी स्वाभाविक रुचि थी? लड़कियों को पढ़ाने का मतलब इनके शादी होना भी मुश्किल होगी। सबका ये मानना था कि लड़कियों को नाम कटा के आप किसी ऐसे स्कूल में लिखवा दो जहाँ पे फीस कम लगे। मेरे मदर और मेरे भैया का मानना था कि नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये बताइए, आप लॉ कर रही थी, आप ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर ये कॉल सेंटर की एंट्री कैसे हुई? दिल्ली में आने के बाद सर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने लॉ किया, कॉल सेंटर में काम किया ताकि मैं देखूं कि बाहर के लोगों का एक्सेंट कैसा है। उदाहरण से समझाइए। सर अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, तो यहाँ पे बहुत क ख ग घ बजा के बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सेंट में कार बोलते हैं, सिर्फ कार। और जब अमेरिकन एक्सेंट में आएंगे तो वो आर को रोल करते हैं। दे डोंट से कार, कार्ड नहीं बोलेंगे, कार्ड। काफी जटिल लग रहा है। यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू हुई? एक तरफा एसएससी में अपना मार्केट है। मेरे को ऐसे साउंड कर रहा है मुंबई का किंग कौन, भीखू मात पे। नहीं तो एसएससी में और कोई नहीं। जब लॉकडाउन लगा तो सारे कोचिंग सेंटर सब बंद, रातों रात लगा। मैं तो बेरोजगार हो गई। 11 अप्रैल को मैं ऑनलाइन आई हूँ लाइव। करीबन 10 मिनट के अंदर ही 2000 वॉचिंग आने लगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो फिर मैंने घर पे ही पूरा कंप्लीट सेटअप किया लॉकडाउन के समय में ही, और केडी लाइव वहीं से बूम किया। 6 महीने में इंग्लिश सिखा देती हूँ, 15 दिन में कोई नहीं सिखा सकता। 6 महीने में सीख जाते हैं सर? 6 महीने में आराम से सीख जाते हैं। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको कोई ABCD नहीं सिखा रहा है, आपको उनको बोलना सिखाना है, तो उनको सोचने का तरीका सिखाना पड़ेगा। आपकी एक रील और बहुत वायरल है जिसमें आप लड़कों के कंधों पर कितना बोझ है, लड़के बहुत शेयर करते हैं, और कई बार जब उनके घर वाले उनको डांटते हैं तो वो यही रील भेज देते हैं तो देखो मैडम कह रही है हमारे कंधों पे कितना बोझ है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो वो उनको 2 तरह का माहौल रखना पड़ता है। आपको उनको बहुत ही कंफर्टेबल बनाना पड़ता है, तो मैं उनको बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाती हूँ। इतने बड़े बच्चे हैं, उनको आप डांट डपट नहीं सकते, उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराएं बस। अंग्रेजी पढ़ाती हैं, पर अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते शेर व शायरी भी खूब होती है, आपकी दिलचस्पी है? एक मेरे क्लास में वर्ड आया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, ओमनी प्रेजेंट, यानी जो सब जगह मौजूद है। उसी पर मैंने एक गालिब का शेर सुना दिया। गालिब शराब पीने दे मस्जिद पे बैठ के, या ऐसी जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। सब वाह वाह। कोचिंग के कल्चर को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है। हालिया संदर्भ है कोटा का। सर कई बार अपने जो सपने हैं उनका बोझ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं बच्चों पर, और उसके बाद उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कोचिंग सेंटर्स से बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, तो ये सब कुछ मिल के एक उन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन अल्टीमेटली लोग किसी भी को बदनाम नहीं करके एक कोचिंग सेंटर को माफिया के रूप में रखा जाता है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ललन टॉप की एक और बैठकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं हिंदुस्तान की इंग्लिश की सबसे मशहूर अध्यापिका नीतू मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हम लोग बड़े घबराए रहते हैं अंग्रेज़ी से। हिंदी भाषी इलाकों के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले लोग जब कुछ बड़े हुए, थोड़ी समझ आई, तो ये समझ में आया कि अंग्रेजियत का विरोध ज़रूरी है, पर अंग्रेज़ी का विरोध कतई ज़रूरी नहीं है जहाँ तक ज्ञान के अर्जन की बात है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेशी भाषाओं में लिखी गई या दूसरी हिंदी भाषाओं में भी, और वो अंग्रेज़ी में उनका जल्दी तर्जुमा होता है। अब क्यों होता है, इसको लेके पूरा ब्रिटिश कॉलोनी वाला जो माहौल रहा, और फिर वो पास ऑन हुआ सरकारी एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ें हैं। हिंदुस्तान में भाषाओं को लेके बहुत विवाद भी रहा कि किसी एक भाषा पर सहमति नहीं बन पाई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी, ये तर्क भी दिया गया, खासतौर पर द्रविड़ भाषी परिवारों की तरफ से, जो आपके उत्तर भारत की भाषाएं हैं इनको लेकर। हम सब जानते हैं कि सरकारी इम्तिहानों में अंग्रेज़ी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है, और हमारे कई मित्र भी हैं जो इस बात को लेके बहुत गमज़दा भी रहे कि साहब बाकी सब पेपर तो पास कर लिए,
लेकिन अंग्रेज़ी में अटक गए। अक्सर ये शिकायत जब इसके मूल में जाते हैं तो ये होती है कि अंग्रेज़ी मज़ेदार ढंग से पढ़ाई नहीं गई। लल्लन टॉप में हमारा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ स्पष्ट, सरल और सरस ढंग से बताई जाए तो वो लोगों को समझ में आती है। आपके जितने प्रशंसक हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उसका एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि आपने अंग्रेज़ी को मज़ेदार बना दिया है। तो इसके लिए आपको बधाई। देश में कोई भी ज्ञान को सरल कर रहा है तो वो हमारे लिए सम्मान का पात्र है। पर इससे पहले कि मैं वायरल नीतू मैम की कहानी जानूं, मैं मैम से पहले की कहानी जानना चाहता हूं। कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई, क्या आपको भी ऐसे बताया गया था कि लड़कियों के लिए टीचिंग एक सेफ करियर होता है, या आपकी स्वाभाविक रुचि थी? शुरू से बताइएगा, बहुत समय है हमारे पास, तसल्ली से आपकी आद्यंत पूरी कहानी जाननी है अभी तक की। मैं गिरिडीह में पैदा हुई थी, झारखंड में। तब बिहार का हिस्सा रहा? हाँ, तब उस समय बिहार का हिस्सा था। और मेरे पैदा होने के बाद अच्छे स्कूल में नाम लिखाया गया 3 साल की उम्र में, लेकिन 3.5 साल की उम्र में मेरे फादर का डेथ हो गया। अरे! और हम सभी बहनें वहाँ के जो सबसे मशहूर स्कूल था, कामल स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल था, तो उसमें हम सब पढ़ रहे थे। लेकिन उस समय ऐसी हालत हो गई घर की, क्योंकि घर का मालिक जो था, मेरे फादर का डेथ हो गया। मेरे भैया खुद 18 साल के थे, उनको भी बहुत कुछ तो पता नहीं था दुनियादारी के बारे में। तो अचानक सब, पूरे समाज आपके गार्जियन बन जाते हैं। सबका ये मानना था कि लड़कियों को नाम कटा के आप किसी ऐसे स्कूल में लिखवा दो जहाँ पे फीस कम लगे, और ज़रूरी क्या है अच्छा पढ़ाना। और वहाँ पर एक बहुत फेमस कहावत है, गोईठा में घी सुखाना। तो लड़कियों को पढ़ाना तो गोईठा में घी सुखाने के बराबर होगा। थोड़ा जिन लोगों को गोईठा, कई लोगों को नहीं पता, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कहावत। गोबर के उपले होते हैं जी, उसको गोईठा कहते हैं। लड़कियों को वहाँ माना जाता था कि आप गोईठा में घी सुखा रहे हैं, लड़कियों तो सोख लेगा गोईठा पूरा, दिखेगा नहीं, कुछ पता यूज नहीं होगा। कोई यूज तो है नहीं कि गोईठा में आप घी सुखाएंगे। और बच्चों को ज़्यादा पढ़ा देंगे तो लड़कियों को पढ़ाने का मतलब इनके शादी होना भी मुश्किल होगी। तो इसीलिए पूरे समाज में सभी 70s कब की बात है? ये मैं अराउंड आपको बता रही हूँ 75 के बाद की बात बता रही हूँ, अराउंड 80s के लगभग की बता रही हूँ आपको मैं। तो इनका था कि मेरे मदर और मेरे भैया का मानना था कि नहीं, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा खा लो, मोटा पहन लो, कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि वो आपके ज़िंदगी में आपके साथ रहता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं शुरुआत में तो अपने माँ और मेरे भैया का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में एजुकेशन दिया। फिर वहाँ एक चीज़ है, जैसे आप बिहार झारखंड में देखिएगा, सभी लोग भेड़ चाल चलते हैं कि बस कोई किसी में चला गया तो बाकी लोग भी उसी के पीछे पीछे। तो मेरी बड़ी सिस्टर का मेडिकल में हो गया तो हम सब मेडिकल के ही पीछे लग गए। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे महसूस हुआ कि मैं लॉ करके कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो दिल्ली में कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मैंने दिया तो मेरा पास हो गई मैं। एक सेकंड मैडम, ये थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड हो गया। तो जितने भी मशहूर लोग हैं उनकी सफलता की कहानियों में तो मेरी दिलचस्पी होती है, पर सफलता से ज़्यादा उनकी असफलता और संघर्ष की कहानियों में, क्योंकि बहुत सारे हम लोग हैं जो बहुत जल्दी टूट बिखर जाते हैं। तो ये इतनी जल्दी मत आइए आप दिल्ली, आराम से बताइए। तो बड़ी बहन आपकी डॉक्टरी का इम्तिहान पास करके पढ़ाई करने चली गई, तो घर में नए सिरे से जूलॉजी बॉटनी की पढ़ाई होने लगी। अब सबके लिए यही रास्ता है? सबके लिए यही रास्ता। वहीं गिरिडीह में ये पढ़ाई हो रही थी? गिरिडीह में जब हम लोग थे तो देखिए, मेरे भैया और मेरे माँ के लिए तो स्ट्रगल था। मैंने कहा आपको, क्योंकि मेरे भैया को मेरे फादर का काम मिला। क्या करते थे पिताजी? मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। क्या नाम तो था वहाँ पिताजी का? कृष्णदेव सिंह, जिनके नाम पे केडी कैंपस बना। जी, आपकी कोचिंग का नाम। हाँ। तो मेरे भैया और मेरे माँ के लिए तो स्ट्रगल था, लेकिन हम लोगों के लिए था कि पढ़ना है। मैंने कहा घर में क्या है कि आप मोटा खा लो, मोटा पहन लो, लेकिन पढ़ाई करनी है और अच्छा रिजल्ट लाना है। तो हम लोग का सिर्फ एक मकसद होता था कि बढ़िया रिजल्ट करना है। लेकिन ये एक स्मूथ ही रनिंग था हमारे लिए, क्योंकि स्ट्रगल हम नहीं कर रहे थे, हमारे भैया और हमारी माँ कर रही थी, ताकि हम सब अच्छा पढ़ सके। 12वीं वहीं से किया? हाँ, 12वीं हमने 12th स्टैंडर्ड किया है बनारस से, सेंट जॉन स्कूल वाराणसी। गिरिडीह से बनारस? गिरिडीह में 10th तक था। कॉन्वेंट स्कूल जो कार्मल स्कूल का मैंने नाम लिया वो 10th तक था। तो 11th और 12th मेरी सिस्टर की शादी हुई थी बनारसी में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आके एडमिशन लो। हमारी फैमिली में एक दूसरे को सब सपोर्ट करने की भावना शुरुआत से रही है। तो 11th और 12th मैंने वाराणसी से किया, सेंट जॉन स्कूल वाराणसी से।
उसके बाद लॉ करने की जब बात आई तो मैंने बस ऐसे रैंडमली एग्ज़ाम दे दिया। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे होते हो शुरू से तो थोड़ा बहुत पॉकेट खर्च निकालने के लिए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए थे बच्चों को। बनारस में? नहीं, गिरिडीह में पढ़ाया था। फिर 12th के बाद मैं गिरिडीह जाके 1 आध साल में रही थी जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। वो गिरिडीह से किया? गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह से, गिरिडीह कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ से ही किया। तो जैसे बनारस में जो बच्चे पहुँच जाते हैं 11वीं 12वीं में, फिर वो लोग BHU या DU JNU इन सब की कोशिश करते हैं, आपकी जर्नी ये रिवर्स कैसे हुई? क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारी उतनी माली हालत नहीं थी कि हम वहीं पर कंटिन्यू करें। तो जहाँ तक मुझे लगा कि 12th करने के बाद मेरा दिमाग में ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा था। मेरा ये नहीं था कि मुझे ग्रेजुएशन, मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए थी। तो उसके बाद जब मैं वापस गिरिडीह आई हूँ तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। क्या पढ़ाती थी? मैं जो भी आपको मिल जाए, आप चूज़ नहीं कर सकते। जब आपको कुछ काम मिलता है तो मेरा मानना है सब चीज़ करो, जो मिल जाए वो करो। आप चूज ही नहीं हो सकते कि मैं ये नहीं पढ़ा सकता, वो नहीं कर सकता। हाँ कह दीजिए, बाद में सीख लीजिए ना। ओके। तो कुछ भी ट्यूशन मिला मुझे, चाहे मैथ्स मिला, चाहे इंग्लिश, चाहे साइंस, मैंने कभी किसी चीज़ को ना नहीं किया। मैंने तैयारी की, बच्चों को पढ़ाया। और वो मैंने महसूस किया कि जितना पढ़ाने में आप सीखते हो उससे कम ही शिक्षा होती है आपके स्कूल में। तो पढ़ा के ज़्यादा आपको समझ में आता है हर चीज़ की बारीकी, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए आपको उसके बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। बच्चा तो कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, और एज ए टीचर मैं मानती हूँ कि कभी भी बच्चों से ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्या सिली क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सिली कह देंगे तो बच्चा फिर जेन्युइन क्वेश्चन भी नहीं पूछता है, हतोत्साहित हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए मुझे जो भी मिला मैंने पढ़ाया। लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस किया कि अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं तो मैथ्स हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो या GS हो, रीजनिंग छोड़ दीजिए क्योंकि रीजनिंग तो कॉमन सेंस की बात है, बाकी सब 10th लेवल का ही आता है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नहीं आने वाला। तो जब मैंने कैंपस लॉ सेंटर का मैंने एग्ज़ाम दिया तो हो गया। तो फिर DU में? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने लॉ किया। अच्छा, अब लॉ करने के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो आप वकील बन गई आप एकदम, वो काला वाला चोगा पहन के? वकील कौन बन से गई। कोर्ट में जाती थी? मैं कभी भी मैंने ये नहीं कहा, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे कि हम हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। मेरा कहना है कि सारा केस डिसाइड हो जाता है लोअर कोर्ट में। अगर आपको सीखना है तो लोअर कोर्ट में जाइए। ये हमें कई बड़े वकीलों ने यही बात कही जो आप कह रही हैं। तो उनको सीखना है, पहले तो हमें ये सीखना है कि आप भाई क्रॉस कैसे करेंगे, आप एविडेंस कैसे करवाएंगे, वो सब कंप्लीट काम होता है लोअर कोर्ट में। मैं लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट हमेशा सारा 30,000 ही हो, चाहे पटियाला हाउस हो, सब जगह पे मैंने केसेस किए। अब और स्पेशलाइजेशन किस तरह की? स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं होता। आप LLB करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा केसेस जहाँ मिलने लगते हैं आप उधर ही स्पेशलाइजेशन हो जाता है बाद में। तो किस तरह के केस ज़्यादा आ रहे थे आपके पास? मेरे पास कोई केसेस नहीं आते हैं। फिर द प्रॉब्लम है, अगर आपके पेरेंट्स अगर इस फील्ड में हैं, हाँ। तो आपको एक बना बनाया साम्राज्य मिलता है। हाँ। मेरा तो कोई नहीं था। मेरे लिए तो बस यही था, जैसे स्ट्रगल लाइफ में था वैसे ही स्ट्रगल चल रहा था। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, आपको सीनियर्स पेमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका है कि आपको सिखा रहे हैं। आपको स्टाइपेंड देंगे, आने जाने का खर्च निकल जाएगा। लेकिन मैं तो ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पे मुझे अपना खर्च तो निकालना था खुद कमा के। तो उसी समय मुझे था कि ठीक है, मॉर्निंग में मैं लॉ प्रैक्टिस कर रही थी, इवनिंग में उस समय भी मेरा ट्यूशन्स चल रहे थे। ये किस साल की बात है? ये मैं आपको बता रही हूँ 2004-05 के लगभग की बात बता रही हूँ आपको। तो मेरा लॉ भी चल रहा था, मैं यहाँ पे ट्यूशन्स भी पढ़ा रही थी दिल्ली में ही? दिल्ली में ही, वही जैसे गिरिडीह में जैसे कर रही थी वैसे यहाँ पे अच्छा खासा मेरा निकल जाता था, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिलते हैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाने के। क्या रेट रहता है यहाँ? जब उस टाइम क्या था? उस समय जैसे एक स्टूडेंट को अगर मैं होम ट्यूशन देती थी तो 5,000 to 7,000 मिल जाता था महीने का। तो शाम को 3 ट्यूशन करके 15,000 रुपया कमा लेती थी। तो उससे मेरा खर्च चल जाता था और ठीक ठाक चल जाता था। हाँ, 2004 में 15,000 एक मतलब अच्छा अमाउंट था। हाँ। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैं सिर्फ शाम में इन्वॉल्व होती थी, मॉर्निंग में कोर्ट जाना, शाम को ट्यूशन करना। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने एक टाइम पर जाके कॉल सेंटर में भी काम किया,
ताकि अच्छा। मेरा एक्सेंट। किस तरह का कॉल सेंटर था? वो था विप्रो का एक कॉल सेंटर था, यहाँ नोएडा वगैरह में कहीं? नोएडा में, हाँ नोएडा की तरफ था, उसका विप्रो का था। तो और सुबह कचहरी? नहीं, बीच में मैंने कुछ दिनों तक ट्यूशन्स वगैरह छोड़े मैंने, ओके। ताकि मैं कोशिश यही कर रही थी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का। दिल्ली में आने के बाद सर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। मैंने लॉ किया, मैंने विप्रो में जाके कॉल सेंटर में काम किया ताकि मैं देखूं कि बाहर के लोगों का एक्सेंट कैसा है, वो इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। क्या तजुर्बा था कॉल सेंटर का, बताइए। सर अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, हम लोग को बहुत ट्रेनिंग दी गई अमेरिकन एक्सेंट में बात करने का। तो बाद में एक चीज़ महसूस हुआ कि जब आप न्यूट्रल एक्सेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी कॉल आते हैं तो आप हैंडल कर लोगे। एक उदाहरण से समझाइए, इंडियन एक्सेंट, अमेरिकन और न्यूट्रल। जैसे मैं एक आर का प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ जी। जैसे अगर मैं इंग्लिश में एक नॉर्मल इंग्लिश बोलूं तो यहाँ पे बहुत क ख ग घ बजा के बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सेंट में कार बोलते हैं, सिर्फ कार। और जब अमेरिकन एक्सेंट में आएंगे तो वो आर को रोल करते हैं, दे डोंट से कार, कार्ड नहीं बोलेंगे, कार्ड, दे रोल देयर एक्सेंट, रोल देयर टंग। तो काफी जटिल लग रहा है। तो वो प्रोनाउंसिएशन उनका थोड़ा चेंज होता है। हम लोग जैसे यहाँ पे कार बोलते हैं, वहाँ पे कार, तो आर को वो रोल करते हैं। तो बेसिकली बाद में जैसे हम लोगों ने सबको महसूस किया कि अगर हम न्यूट्रल एक्सेंट में बात करना शुरू करते हैं तो अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो सब समझते हैं। हाँ, मतलब हम जब गए इन देशों में और इंडिया में पढ़ाने तो एक समझ प्रॉब्लम गए है वो। कि यहाँ पे आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ का जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है हाँ। वो आ जाता है। अब जैसे बिहार में जाएंगे तो आप वो फा नहीं बोलते, वो फा बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में तो फा है, तो वो फादर नहीं कहते, वो फादर कहते हैं। और फादर में आर थोड़ा सा सॉफ्ट है, वी से फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वो फादर रा बहुत हल्का आता है, पूरा रा नहीं आता। रा नहीं आता, वो सॉफ्ट हो जाता है, वो कहेंगे फादर, मदर। तो वो बहुत ज्यादा देखिए हिंदी में हर लेटर का प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश में बहुत सारा लेटर का 2 से 3 प्रोनाउंसिएशन है, और कुछ का सॉफ्ट है, कुछ का साइलेंट भी हो जाता है। तो वो इस चीज को नहीं पकड़ पाते क्योंकि उनका इंग्लिश के साथ कभी भी उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उनमें प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेके, दूसरी बात है इंग्लिश को बहुत जटिल बना दिया जाता है डिफरेंट एक्सेंट बोल बोल के। मेरा कहना है कि खाली थोड़ा मदर टंग इन्फ्लुएंस को कम कर दो, हाँ, नॉर्मल इंग्लिश बोलो, आपके बोलने से कोई ये अंदाजा न लगा पाए कि आप किस भौगोलिक क्षेत्र के हैं, और थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ। बहुत ज्यादा बजा के, जैसे यहाँ पे हम लोग ट ठ ड ढ बहुत होता है, तो उतना ज्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है ये, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करो, मदर टंग इन्फ्लुएंस ना आए, और प्रोनाउंसिएशन से पता ना चले कि आपका जो अपना क्षेत्र का लैंग्वेज है उसका बहुत असर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें वहाँ उस सेंटर में सिखा दी गई, कॉल सेंटर वाले में? और वो सिखाएं। और मैंने कितने महीने ट्रेनिंग चली? ट्रेनिंग हमारे करीबन 3 महीने चली, और मैंने वहाँ 6 महीने के लगभग काम किया। पर ये बताइए, आप लॉ कर रही थी, आप ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर ये कॉल सेंटर की एंट्री कैसे हुई? सर कुछ चीज़ें होती है जो डेस्टिनी में लिखी होती है। जब मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, मैंने ट्यूशन्स में ही इंग्लिश पढ़ाई, मुझे इंग्लिश पढ़ाने में मज़ा आने लगा। और आपका ग्रेजुएशन वगैरह इंग्लिश में था क्या? सर मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी में था, यहाँ आके मैंने लॉ किया, और लॉ करने के बाद कंप्लीट मैं प्रैक्टिस में आ गई। लेकिन मेरा जो ड्राफ्टिंग था, मेरा ड्राफ्टिंग में इंग्लिश में एक भी मिस्टेक नहीं होता था, तो मैं एक बहुत बहुमूल्य एक एसेट्स बन गई अपने सीनियर के लिए। तो उनका था वो हमेशा नीतू से लिखवा लो, उसकी इंग्लिश ठीक है। वो मेरे से ड्राफ्टिंग भी, जहाँ उनको नहीं जाना है तो मुझे भेज दे। मैं कोर्ट में जाती थी। अब कई बार ऐसा होता है, आप केस के फैक्ट से तो वाकिफ होते हैं, लेकिन लॉ तो उतना नहीं जानते, प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं मिलता है। जब आप पढ़ते हो कॉलेज में तो प्रैक्टिकल उतना नॉलेज नहीं होता है। तो मेरा यही रहता था, भाई जब कन्विंस ना करो तो कंफ्यूज करके वापस आ जाओ डेट लेके, बाद में देख लेंगे। ये बढ़िया ट्रिक बता दी आपने कैमरे पे। तो शुरुआत लर्निंग जो थी मेरी बहुत अच्छी हुई। फिर मुझे था कि नहीं, मुझे और इंग्लिश में बेटर करना है, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में
अच्छे अच्छे लॉयर्स का, चाहे आप कपिल सिब्बल जी का कहिए, चिदम्बरम जी का कहिए, इन लोग का मैंने आर्ग्यूमेंट सुना है। फाइनेस्ट इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट करते थे। ओके। और सही में बहुत अच्छा इनका आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसे ही नाम नहीं हुआ इनका। तो मेरा भी था कि मैं इस लेवल का आर्ग्यूमेंट करूं और इसी तरह का मैं चाहती हूं कि अपना प्रेजेंटेशन मेरा हो। तो आई वॉज इम्प्रूविंग माई सेल्फ। उसी दौरान मैंने ये कॉल सेंटर में जो 6 महीना काम करने का रीज़न यही था कि 3 महीना उन्होंने बढ़िया खिलाया पिलाया भी और बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया। अब बाकी 3 महीना मैंने कॉल्स लेकर अपने आप को बिल्कुल बेस्ट बना लिया। किस तरह की कॉल्स होती थी? सर वो सीधा स्ट्रेट कॉल्स आती थी कैंसिलेशन ऑफ अकाउंट के लिए। जैसे उस समय ये वाईफाई वगैरह नहीं था, तो कैंसिलेशन ऑफ अकाउंट के लिए आता था, वही इंटरनेट का ही होता था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी वाक्पटुता से उनको कन्विंस करके 10 में से 7 कॉल आपको बचाना पड़ता था कि वो कैंसिल ना करें। अब जब आपके पास कॉल आ रहा है कैंसिलेशन के लिए और आपको 7 बचाना है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा ओरेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो मैंने वहाँ सीखा कि आपको सॉफ्ट स्किल्स बहुत प्यार से और बहुत क्लैरिटी के साथ आपको कन्विंस करना, जो मैंने सीखा वहाँ से सीखा। तो मैंने बच्चों में भी यही चीज़ महसूस हुआ कि वो जब आएंगे उनके पास बहुत क्वेरीज होंगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा और वो एक नेगेटिव फीलिंग के साथ आते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं होगा। आपको सबसे पहले किसी को भी, आपका कस्टमर हो, क्लाइंट हो या स्टूडेंट हो, आपको पहले उनको कंफर्टेबल बनाना है। और यही चीज़ मैं क्लास में करना मैंने शुरू किया कि इंग्लिश को लेकर बच्चों में एक बहुत हवा रहता है। एक तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स भी कभी इंग्लिश नहीं पढ़े होते हैं, वो भी हिंदी मीडियम के। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी आते हैं वो इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे गलतियां रहती हैं उनके इंग्लिश में, बहुत सारी व्याकरण की बहुत गलतियां रहती बहुत हैं। गलतियां रहती है। और क्वेश्चन वहां से बहुत आते हैं जहां पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे। हाँ। तो मैं फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में एक तो बच्चों को मज़ेदार तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ। दूसरी बात है जो हिंदी मीडियम वाले वो कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ मैं सीख जाऊँगा। और इंग्लिश मीडियम वाले भी जो ओवर कॉन्फिडेंट होके आते हैं कि अरे इंग्लिश तो आती है, वो ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, उनको थोड़ा चने की झाड़ से नीचे उतारते हैं और इनको थोड़ा सा बूस्ट चढ़ाते हैं, ताकि एक लेवल में आके बच्चा समझे कि हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो कॉल सेंटर में सीख लिया, फिर उसके बाद कॉल सेंटर मैंने छोड़ दिया था और मैंने प्रैक्टिस पे पूरा ध्यान दे दिया। फिर से वकालत तो चल ही रही थी। मॉर्निंग में वकालत जाती थी, इवनिंग में हमारा कॉल सेंटर था। तो कहाँ की स्किल्स कहाँ काम आती थी, थोड़ा ये समझाइए। सर उधर की इधर, इधर की उधर कैसे? इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, उसको आप कहीं भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको हाई कोर्ट जाइए या सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट इंग्लिश में होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप लोअर कोर्ट में तो वकालत कर लेते हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो हाई कोर्ट में प्रॉब्लम होगा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर मैंने सोचा कि अगर मैं लॉ भी लूंगी अपने प्रोफेशन के रूप में, तो मुझे इंग्लिश तो मेरी अच्छी चाहिए मुझे। तो इसीलिए मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रही थी, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम था पैसा, जो मुझे वकालत तो दे नहीं रहा था। सीनियर्स आपको अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा एक्सपीरियंस देंगे और आपको स्टाइपेंड देंगे। तो मैं अपना वो लेकर चल रही थी, अपना ट्यूशन्स तो शाम को लेना ही है। प्लस जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल के लिए कॉल सेंटर भी ज्वाइन किया तो वहाँ से भी सैलरी आ रही थी, तो ठीक था। वन फाइन मॉर्निंग आपको डेस्टिनी जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देती है। मैं अपने सीनियर के साथ मुखर्जी नगर आई और वो फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर में आई ज़िंदगी में, पहली बार। और मैंने चारों तरफ देखा सिर्फ कोचिंग और यूपीएससी के कोचिंग, सारे यूपीएससी वाले थे वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यहाँ मुझे होना चाहिए। अब मैं जो घर घर घूम के पढ़ाती थी, अगर मैं एक ही जगह बैठ जाऊँ तो ना मुझे नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही मुझे घर घर घूम के ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। मैं एक जगह बैठ जाऊँगी तो ऐसे माहौल में अगर मैं बैठूँगी जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ अच्छा कर जाऊँगी। और उस समय मैंने जब शुरुआत की मैंने यूपीएससी के बच्चों से जो धड़ल्ले से कंपल्सरी इंग्लिश में फेल हो रहे थे,
और यूपीएससी में आपको पता होगा कि अगर कंपल्सरी इंग्लिश में फेल होते हैं कॉपी चेक नहीं होगी तो फिर? कॉपी ही चेक नहीं होती। तो उस समय मैंने शुरुआत किया जब कंपल्सरी इंग्लिश में बच्चों से, मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और जो कब मेरा की बात है ये? एक्सपीरियंस 2000? था, ये मैं आपको 2006-07 की बात बता रही हूँ। ओके। तो मैंने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। और उस समय मैंने अपने जो एक कम्युनिकेशन स्किल था, मैं समझती थी कि किस तरह से कन्विंस करना है बच्चों को। जब बच्चे आते हैं बहुत सारे क्वेरीज के साथ आते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेरीज होते हैं कि मैम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे पास बहुत समय कम है, कंपल्सरी इंग्लिश तो बस एक एडिशनल है, मेरा तो मेरे जो सब्जेक्ट्स So हैं वो nobody बहुत wants to टाइम focus लेते on हैं, that. मैं सिर्फ 1 घंटा टाइम दूंगा रोज, उससे ज़्यादा मैं घर में नहीं पढ़ सकता, आप कैसे मुझे सिखा दोगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन आई टोल्ड यू, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पीपल जिनको आप सर्विस दे रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से उनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। अब उस समय ये हालत थी कि बच्चा कहीं पर भी अपना ऑप्शनल कर रहा है, कंपल्सरी करने इंग्लिश करने के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट मेरे पास ही आते थे। तो गाड़ी चल निकली। आपने एक किताब भी लिखी थी उन्हीं दिनों इंग्लिश पे? उस दौरान नहीं लिखा था मैंने जब कंपल्सरी इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास बच्चे स्पोकन के भी आए, फिर मेरे पास एग्ज़ाम वाले बच्चे भी आए जो एसएससी वगैरह की तैयारी उस समय कर रहे थे। उस समय एसएससी के जो इंग्लिश थी वो डिस्क्रिप्टिव था सिर्फ मेंस में। तो 2008 के लगभग मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो एसएससी में मेंस में आता था, प्री में इंग्लिश नहीं होता था, उनके भी कुछ बच्चे आए। और उस समय जब ऐसे स्टूडेंट्स आए मेरे पास तो मैंने कहा, मैंने हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाया। स्पोकन का बैच अलग चल रहा था, कंपल्सरी इंग्लिश वालों को अलग पढ़ा रही थी, कुछ बच्चे आए एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो एसएससी वाले थे उनको मैंने अलग से पढ़ाया। स्पोकन के किस तरह के स्टूडेंट्स होते थे? मतलब उनकी वो क्यों कॉन्फिडेंस के लिए सीखना चाहते हैं, क्या रीजन था उनका? सर स्पोकन में मेरे में कॉन्फिडेंस जो कह सकती हूँ मैं, स्पोकन में उसी दौरान आया कि मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। इंग्लिश तो मेरी स्पोकन शुरू से अच्छी थी, लेकिन मुझे एक डाउट होता था कि मैं सिखा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो उस समय भी कुछ महिलाएं, कुछ लोग इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते थे। लेकिन जब मैं मुखर्जी नगर आई हूँ तो मेरे पास जो यूपीएससी के बच्चे आए वो कंपल्सरी इंग्लिश में फेल होके आए, और 3 से 4 महीने में ऐसा टाइम आता था कि मैं उसे कहती थी पोडियम पे जाओ, और पोडियम पे जो चिट रखा हुआ है, जितने चिट्स हैं उनमें से एक उठाओ, जो टॉपिक है वो बोलो। वाह। और वो जाके वहाँ पे टॉपिक उठाते थे, क्योंकि उनके पास नॉलेज है और दिमाग है। उनको सिखाना आसान होता है। जब आप एक स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उनको पता होता है, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा टाइम आता था कभी कभी कि बच्चा इतना रफ्तार में और बोलता रहता था कि मुझे रोकना पड़ता था, भाई दूसरे को मौका दो, क्योंकि उसके पास कॉन्टेंट्स है। आपको सिर्फ उनको स्ट्रक्चर सिखाना है और कुछ वोकैबुलरीज से वाकिफ कराना है। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा सिखा सकती हूँ, मुझे रिजल्ट मिला। सर मैंने शुरुआत से ही एडवर्टीजमेंट में मेरे पैसे खर्च नहीं हुए, माउथ पब्लिसिटी मेरा बहुत ज़बरदस्त रहा है। आज की डेट में भी अगर मेरे क्लास में 500 बच्चे हो या 1000 बच्चों का जो बैच बनता है हमारा, आप देखोगे कि 90% बच्चे तब हाथ उठा देते हैं जब पूछते हैं कौन कौन यहाँ पे अपने भाई बहन की रिकमेंडेशन से या कोई आपको रिकमेंड किया है, आया है। तो माउथ पब्लिसिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, मैंने ये मार्क किया है, और बच्चे मुझे रिकमेंड करने लगे उस समय से ही। और फिर वो किताब, फिर ये एसएससी के जब स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे और पूरा माहौल वहाँ पर यूपीएससी का था। तो मैंने एक पर्चा छपवाया, और वो पर्चा थोड़ा सा बवाल पर्चा था। क्या था उसमें? आईएएस नहीं तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, ये हेडिंग था। और बटा किसके बीच? सारे यूपीएससी वाले बच्चों के बीच। क्या लिखा था अंदर उसमें? उसमें मैंने यही लिखा था कि आईएएस अगर नहीं हुआ तो आपको ट्यूशन पढ़ाने लायक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, जिसमें आपको ट्यूशन्स भी नहीं मिलेंगे। और एज निकल जाने के बाद, क्योंकि उस समय अराउंड 30 था, बाद में जाकर 32 ईयर्स हुआ था, तो फिर आप किसी एग्ज़ाम के काबिल नहीं रहते। तो
वहाँ पर जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको लगा बात तो सही लिखा हुआ है, तो मेरे पास एसएससी के बच्चे उन्हीं के द्वारा भेजे आने लगे और वो अपने छोटे भाई बहन या कोई उनसे कुछ पूछता तो उनको सजेशन वही दे रहे थे कि भाई हम लोग तो अपनी लाइफ 5 वर्षीय योजना में लगा चुके हैं, तुम लोग 1 आध साल में कुछ नौकरी ले लो और फिर इसमें लगना ताकि हाथ में कोई सरकारी नौकरी तो यूपीएससी के पूरे मार्केट में एसएससी का एक माहौल पैदा करना तो मैंने यहीं से शुरू किया था। इंटरेस्टिंग। किताब पे बार बार कहानी लौट रही है। किताब जब मैंने एसएससी लिखना पढ़ाना शुरू किया तो टाइटल क्या था? प्लिंथ टू पैरामाउंट। हाँ जी सर, वो उस समय था जब मेरा दूसरा कोचिंग था, तो मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल बनाना शुरू किया। मैंने एक चीज मार्क किया, बाजार में कोई मटेरियल नहीं। वो ग्रामर के बुक्स जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो ग्रामर के बुक्स, हाँ, वो चल रहे थे जिनसे क्वेश्चंस नहीं लड़ते थे, और क्योंकि वो बहुत डिटेल में होता है, आप उसको बहुत डेप्थ में पढ़ो तब जाके आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना शुरू किया और मैंने किताब लिखना शुरू किया 2010 से ही। 2012 तक सब तैयार हो गया सारा मटेरियल, तो मैंने बुक निकाला और उस समय उसका नाम था प्लिंथ टू पैरामाउंट। अब उसको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कह के लोग जानते हैं। नीतू सिंह वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 में क्या है? वॉल्यूम 2 में उसी के आगे का है कंटेंट्स, थोड़ा और डिटेल में है। तो और ये ई-कॉमर्स की साइट्स में मिल जाती है? हाँ। तो क्या टाइप करना होगा? नीतू सिंह इंग्लिश बुक? कुछ नहीं, नीतू सिंह टाइप करेंगे तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 आ ही जाएगा सजेशन में। ये बेस्ट सेलर होने के फायदे हैं। बेस्ट सेलर है वो अभी भी, और पिछले 10-12 साल से बेस्ट सेलर ही है। 2012 में मैंने हिंदी मीडियम का निकाला, 2014 में मैंने इंग्लिश मीडियम का निकाला। हिंदी मीडियम मतलब मूलतः हिंदी में समझाया गया अंग्रेजी के नियमों के बारे में? सब कुछ हिंदी में समझाया गया, और ये खासकर टारगेट था वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के। अब हिंदी मीडियम के बच्चे जब रेनन मार्टिन वगैरह इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनको आता तो पल्ले ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो बच्चों को समझाना, तो उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था सर, तो आपको बच्चों को समझाने के लिए वो लैंग्वेज किताब में यूज़ करना पड़ता है जो बच्चा पढ़ के खुद समझ जाए। तो मैंने वैसा लैंग्वेज यूज़ किया और 2012 में आया, बेस्ट सेलर रहा। 2013-14 में बच्चे समझ गए कि इसके बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आता, और वो पढ़ना बच्चों ने शुरू कर दिया। तो ये आज तक बेस्ट सेलर है इंग्लिश में। यूट्यूब की जर्नी कैसे शुरू हुई? जैसे हमने पहली मर्तबा, क्योंकि हमने तो कभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं की ग्रेजुएशन के बाद, तो आपकी जैसे रील्स बहुत वायरल होती हैं, तो हमें तो वहाँ से पता चला कि नीतू मैम अंग्रेजी पढ़ाती हैं और फिर जो आप समसामयिक विषयों पर टिप्पणी करती हैं। पर आपका वो एक्सपोजर कैसे शुरू हुआ? मैं ऑफलाइन में थी, खुश थी। मुखर्जी नगर में एक तरफा एसएससी में अपना मार्केट है, तो ये बिल्कुल ऐसे साउंड कर रहा है मुंबई का किंग कौन, भीखू मात्रे। नहीं, तो एसएससी में और कोई नहीं है। अच्छा। एसएससी में एक तरफा है। हाँ। तो बच्चा घर से जब निकलता है तो जानता है कहाँ लेना है एडमिशन। ओके। तो एसएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम ऑफलाइन भी बहुत खुश थे। ऑनलाइन लेकिन स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि हमें महसूस हो गया था कि ऑनलाइन आगे का ज़माना ऑनलाइन का आ रहा है। शुरू कर चुके थे 2019 के लगभग ही शुरू कर चुके थे, लेकिन 2020 में लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा तो सारे कोचिंग सेंटर सब बंद, पूरा ऑल ओवर इंडिया बंद। अब करे तो क्या, रातों रात लगा आई, मैं तो बेरोजगार हो गई। तो फिर मैंने 11 अप्रैल को मैं ऑनलाइन आई हूँ लाइव, और मुझे महसूस हुआ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। करीबन 10 मिनट के अंदर ही 2000 वॉचिंग आने लगे, और मैं क्लास लाइव ले रही थी, और वो भी घर से। और ऐसे समय पे जिस समय हमारे जितने डिजिटल बोर्ड्स थे वो तो सारे बंद हो गए थे वहीं पर जहाँ स्टूडियो था। घर में तो कुछ था नहीं, और घर में हम लोग बंद। तो मैंने मोबाइल से, और एक ऐसे ही बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे कभी कोई टीचर आए तो उसका डेमो कराने के लिए मेरे घर पे ऊपर एक रूम था उसमें, तो उसमें पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चे मेरे से पढ़ने में इंटरेस्टेड है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो फिर मैंने घर पे ही पूरा कंप्लीट सेटअप किया लॉकडाउन के समय में ही, और केडी लाइव वहीं से बूम किया। आपने अपने पिताजी के नाम पे रखा है? केडी कैंपस मेरे पिताजी के नाम पे था, जब कृष्णदेव जी के नाम पे। केडी पब्लिकेशन, मेरा बुक का भी पूरा कंप्लीट केडी पब्लिकेशन है। और जब ऑनलाइन शुरू किया तो केडी लाइव शुरू किया। क्या फ़र्क लगा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में?
ऑनलाइन आप जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं सर, तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं तो वो एक सीरियस मूड में आते हैं कि हमें पढ़ना है, और वो बहुत सीरियस स्टडी करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में बच्चों को रोकना पड़ता है कि आप पहले पढ़ो, आपको जब समझ में आएगा तभी आपको इंटरेस्ट जागेगा। तो ऑनलाइन पढ़ाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि आपको स्टूडेंट सेंट्रिक होना पड़ेगा, और बच्चों को मैं बस ऐसा एग्जाम्पल्स देती हूँ कि वो उससे रिलेट कर लेते हैं, हंसते भी हैं और दिमाग में फिट भी हो जाता है। ये आप ऑनलाइन पे ये बात कर रही हैं, मुझे आपका एक स्टेटमेंट मेरे सामने है। किसी ने आपके बारे में अपने वीडियो में कुछ कहा, तो आपने कहा कि मैं सड़क छाप हूँ, मैं सड़कों पे चलती हूँ, एसी में बैठ के ऑनलाइन क्लास चलाने वाली नहीं हूँ। पर अभी तो आप ऑनलाइन ले रही क्लास, तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दिस? सर, मैंने शुरुआत किया है मुखर्जी नगर से। जी। तो ऑनलाइन के जो टीचर्स है वो लोग बच्चों को ये फील कराना चाहते हैं कि ऑफलाइन कुछ नहीं है, जो है हम लोग ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन जब आए हैं सर, तो हम इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कि हम लोग जब कम से कम कुछ नहीं तो 1,500 बच्चे बैठे रहते हैं, और हम कहते हैं कहीं से कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बहुत सारे ऑनलाइन में मैं किसी का कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास कंटेंट्स कम है, लेकिन क्योंकि उनका ऑनलाइन में एक माहौल बना हुआ है, तो उनको लगता है कि हम जिधर भी डायरेक्शन मोड़ देंगे बच्चे उधर जाएंगे। सर, बहलाना फुसलाना बच्चों को अलग चीज़ है, आपको उनको सिखाना पड़ेगा। और बच्चे जब जब प्रॉब्लम फेस किए हैं, हम उनके साथ सड़क पे बैठे हैं, चाहे वो एसएससी का पेपर जब आउट हुआ था और पूरा आंदोलन हुआ था जी, यहीं पे एसएससी के ऑफिस के बहुत अच्छे से ध्यान है, हम लोगों ने खूब विस्तार से कवर किया था। तो वहां पे सड़क में ऑफलाइन के टीचर्स बैठते थे, हम बैठे थे साथ में। तो बच्चों के साथ देना, सड़क पे देना, और खाली स्टूडियो से लेक्चर देना, तो आपका हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा। सर, बच्चों से आप जब कनेक्टेड होंगे तो आपको उनके बहुत सारे जज्बात पता चलेंगे, जो कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आते। समझ में आता, क्योंकि आप बच्चों से कनेक्टेड होंगे तो पता चलेगा वो कैसे कैसे बैकग्राउंड से हैं और कैसे कैसे परेशानियों में वो है। उनके साथ बैठने पर आप अपने गम भूल जाएंगे, उनकी इतनी सारी परेशानी आएंगी। इंटरेस्टिंग। एक और इंटरव्यू में आपने जिक्र किया है कि मैं 6 महीने में इंग्लिश सिखा देती हूँ, 15 दिन में कोई नहीं सिखा सकता। 6 महीने में सीख जाते हैं? सर, 6 महीने में आराम से सीख जाते हैं। जो हम 1 घंटा क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ 1 घंटा रिवाइज करें, और जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ बस उतना वो सोच के चले, इंग्लिश बहुत आराम से बोलेगा। क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको कोई ABCD नहीं सिखा रहा है, उतना सब सीखे हुए हैं। आप हिंदी मीडियम में भी जाएंगे तो बच्चा रीडिंग जानता है, तो आपको उनको बोलना सिखाना है तो उनको सोचने का तरीका सिखाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि आपको मैं सोचना सिखा सकती हूँ इंग्लिश में। वाह, दिलचस्प। आपकी एक रील और बहुत वायरल है जिसमें आप लड़कों के कंधों पर कितना बोझ है, लड़के बहुत शेयर करते हैं, और कई बार जब उनके घर वाले उनको डांटते हैं तो वो यही रील भेज देते हैं कि देखो मैडम कह रही है हमारे कंधों पे कितना बोझ है। क्या है इसकी कहानी? क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो वो उनको 2 तरह का माहौल रखना पड़ता है। आपको उनको बहुत ही कंफर्टेबल बनाना पड़ता है, तो मैं उनको बहुत मज़ेदार तरीके से सिखाती हूँ ताकि वो हंसे, खुल के हंसे और हंसते हंसते सीखना शुरू कर दे। लेकिन उनको उनके जिम्मेदारियों का एहसास कराना पड़ता है सर, क्योंकि वो जब यहाँ आ रहे हैं पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन उस पर है। बिल्कुल। और मुखर्जी नगर में जब वो आ रहे हैं तो कहीं से कोई कंट्रोल नहीं है पेरेंट्स का, सिर्फ एक जिम्मेदारी की जो भावना है वही है जो उनको कंट्रोल में रख सकता है, और वो अपना पूरा कंप्लीट अटेंशन पढ़ाई की तरफ दे। तो इतने बड़े बच्चे हैं, उनको आप डांट डपट नहीं सकते, उनको जिम्मेदारियों का एहसास कराएं बस। इंटरेस्टिंग। आप अंग्रेजी पढ़ाती हैं, पर अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते शेर व शायरी भी खूब होती है, आपकी दिलचस्पी है? किन शायरों को फॉलो करती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शेर व शायरी बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, कभी कभी कुछ बातों में हो जाता है। तो अब जैसे एक मेरे क्लास में वर्ड आया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, ओमनी प्रेजेंट जी। तो बच्चों को मैं समझाती हूँ कि ओमनी का मतलब होता है सर्व, यानी ऑल, प्रेजेंट का मतलब मौजूद।
यानी जो सब जगह मौजूद है। अब उसी पर मैंने एक गालिब का शेर सुना दिया, गालिब शराब पीने दे मस्जिद पे बैठ के, या ऐसी जगह बता दे जहां खुदा नहीं। सब वाह वाह। तो फिर ये उस समय का सर मैं कहती हूँ डेमोक्रेसी था, जिस समय एक शायर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, इतना बड़ा शेर लिख दिया और उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं निकला, कोई ईश निंदा कानून नहीं थोप दिया गया, कोई नहीं। आप सोच सकते हैं, तो मैं मानती हूं कि उस समय हम लोग ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। फिर उस पर एक और शेर आया था, मस्जिद खुदा का घर है पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहां खुदा नहीं। ये इसके गालिब के काउंटर में आया, काउंटर में आया था। हाँ। इसके भी काउंटर में आया जी, काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देख कर, खुदा मौजूद है वहां बस उसे पता नहीं। हाँ। ये सर काउंटर आ रहा है, कोई किसी के खिलाफ फतवा नहीं, कोई किसी के खिलाफ ट्रोल आर्मी नहीं, हाँ। कोई ब्लॉक नहीं, कोई जो कहते हैं हल्ला हंगामा नहीं, एक दूसरे को कितना बढ़िया से काटे। तो ये क्लास में हो गया, लेकिन सब ओमनी प्रेजेंट समझ गया। फिर ओमनी प्रेजेंस के साथ मैंने ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट वो सब जोड़ दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझाने में बीच में कुछ आ जाता है ऐसी बातें। अब जैसे एक और आया था, अ बुल इन चाइना शॉप, तो उसी पर मैंने कह दिया कि लड़कियां कहती है मेरा वाला अलग है। ओके। बेटा ऑल मेन आर सेम। एक बार लाइफ में कोई पुरुष आ जाए, इट विल बी लाइक बुल इन चाइना शॉप। तो वो भी बड़ा फेमस हो गया था। तो कई बार क्लास में लड़कों की खिंचाई करते रहती हूँ मैं, और वही समझाते रहती हूँ, तो बच्चे मज़े भी लेते हैं और उनको याद भी होता चला जाता है, क्योंकि मुझे ईडियम्स भी सिखाना है, वोकैब भी सिखाना है, ग्रामर भी पढ़ाना है। नहीं आप, लेकिन सिर्फ आप लड़कों की खिंचाई नहीं करती, जो सबसे मशहूर लड़कों में से एक है अमेज़ॉन का मालिक जेफ बेजोस, उसकी भी खिंचाई की आपने। आपके एक वीडियो में है कि लड़के लड़कियों को पटाने के लिए महंगी बाइक, महंगे फ़ोन लेकर चलते हैं, आईफोन की रिंगटोन भी चालू रखते हैं लड़कियों को दिखा सकें, पर अमेज़ॉन का मालिक इतना पैसा होने के बाद भी अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया। तुम लोग सोचते हो कि एक 5 स्टार खिलाकर और आईफोन दिखाकर लड़की को पटा लूँ, कौन सी गलतफहमी में हो? बात तो सही है, क्योंकि ये जब दिल्ली आते हैं तो बहुत कुछ इनका दिमाग चलता है। कई बार होता है डाइवर्ट हो जाते हैं, टेंशन डाइवर्ट हो जाता है इनका। इतना खुला माहौल देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों को बहुत अच्छे ड्रेसेस में देखते हैं जो अपने गांव में नहीं देखे हैं, तो ये इनका दिमाग बहुत तरफ डाइवर्ट होता है। मैं हमेशा इनको प्यार से समझाती हूँ कि बेटा ठीक है, अभी आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं ना, वो अभी उफान मार रहा है, कंट्रोल कंट्रोल करो और डाइवर्ट करो सिर्फ दिमाग एक ही रास्ते में, और वो है अपनी एजुकेशन पे। एक नौकरी ले आओ, वो भी आएगी, उसका बाप भी आएगा। तो बच्चे बड़े खुश जाते हैं कि भाई उसका रिश्ता लेके उसका बाप आएगा। पर कई आपके आलोचक आपके इन बयानों को स्त्री विरोधी मानते हैं, जब वो ये कहते हैं कि नीतू मैडम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हैं कि पटाना, या ये कहती हैं कि जेफ बेजोस अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया। तो किसी का काम अपनी बीवी को कंट्रोल करना या संभालना तो नहीं होता ना, सब लोग अलग अलग स्वतंत्र चेता व्यक्तित्व हैं। तो आपकी भाषा के इस्तेमाल को लेके एक आलोचना होती है कि जेंडर के लेवल पर जहाँ पे सेंसिटिविटी पहले से ही इतनी कम है, तो वो अपने हंसी मजाक में कई चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज कर देती हैं। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सर बात क्या है कि आप एक विमेन एम्पावरमेंट शो कर रहे हो जी, सिर्फ बात से, और खुला माहौल दे रहे हैं, कपड़े वैसे पहन रहे हैं कि दिखा रहे कि हम एम्पावर्ड हैं। मैं इसको विमेन एम्पावरमेंट नहीं मानती हूँ। मैंने अपने आप को जैसे स्थापित किया है, मैं मानती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ जी। आप सिर्फ जुबान पे कि हाँ नहीं आप ऐसे लैंग्वेज यूज़ करिए, आप ऐसी बातें करिए, ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं होता। दूसरी बात है, जो बच्चे आते हैं वो आते हैं ऐसे समाज से जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। पहले उनके साथ उनके ही प्यार से उनके जुबान में बात कर लीजिए, फिर इनको धीरे धीरे सेंसिटाइज करिए।
तो मेरे क्लास में ऐसा माहौल धीरे धीरे हो जाता है कि फेयरवेल वाले दिन डांस भी साथ में करते हैं हमारे लड़के और लड़कियां, लेकिन सर सब लोग जानते हैं कि कहाँ हमारा लिमिट ड्रॉ करना है। और हमारे क्लास में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी गलत, जैसे कहते हैं, हरकत होना नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि जब मैं बात करती हूँ बड़े प्यार से, एक खुला माहौल देती हूँ, लेकिन एक लिमिट पे। आप कह रही हैं लिमिट में, लेकिन कुछ एक वीडियोस देख के तो लगता है कि ये सब बच्चे बड़े उद्दंड भी हो जाते हैं। खुद आपने अपनी एक वीडियो में लिखा है कि मुखर्जी नगर में सबको लगता है कि वो शराब पीती हैं, रात को एक शेर लिख दिया, फिर लोग कहते हैं मैडम शाम को पी ली क्या, सूखे नशे बंद कर दो। ऐसा लिखते हैं लोग कमेंट में। सर असल में क्या है ना, वो मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो बहुत पुराना अकाउंट है, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स ही खाली नहीं है, बहुत सारे बाहर के लोग भी हैं। तो अगर मैंने एक रात में शेर लिख दिया, 8 बजे लिख दिया या 7 बजे लिख दिया, तो तुरंत आज शाम को ही चढ़ा लिया आपने, तो वो मजाक करते हैं। और सर मैं कभी भी सफाई नहीं देती हूँ। क्यों देनी? आज मैं यहाँ पे आपको खाली बता दूं आपके थ्रू, कोई नशा नहीं करती हूँ मैं। रात में मुझे पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपना पब्लिकेशन भी चलाना है। सुबह उठ के मुझे अपने बेटे को तैयार करके स्कूल भी भेजना है 7 बजे, और 9:30 बजे मुझे क्लास भी पहुँचना है। तो हमारा जो लाइफ है, वो लाइफ, टीचर का लाइफ जो होता है, वो आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप अपडेटेड नहीं होंगे। तो आज तक अगर मैं स्थापित हो इस फील्ड में तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने आप को अपडेट करती हूँ। तो मजाक कोई करता है तो मजाक का जवाब मजाक में ही दे देते हैं। मैं होली में लिख देती हूँ हैप्पी दिवाली, सब कहता है अच्छा मैडम ने चढ़ा लिया आज, तो ये तो सिर्फ मजाक है। अच्छा, और मजाक से इतर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करती हैं? इससे किसी का कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। आप क्या खाना खाती हैं? व्यक्तिगत जीवन मेरा बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि बच्चों के साथ ही सुबह होती है मेरी, रात में पब्लिकेशन के काम के साथ खत्म होती है। कई बार रात को 10 से 11 मेरा क्लास चलता है। तो व्यक्तिगत जीवन ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाया जाए। कुछ गलत काम कोई करे तो छुपाए भी। एनीवे किसी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है। टीवी देखती हैं आप? बहुत कम सर। क्या देखती हैं टीवी पे? किस तरह के प्रोग्राम देखती हैं? टीवी में जैसे मैं अगर देखती हूँ तो नहीं, टेलीविज़न अगर देखती हूँ तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह का जो प्रोग्राम्स आते थे, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, वो देखती थी मैं। उसके बाद आई शुडंट बी अलाइव, वो मेरा सबसे फेवरेट था शो। ये सब आता है। क्या था उस शो में? आई शुडंट बी अलाइव में सर हमेशा होता है कि जैसे कोई ऐसी जगह फंस गया जहाँ से वो बच के नहीं निकल सकता, और फिर वहाँ से सरवाइव करके कैसे वो निकला। तो ये सारे प्रोग्राम्स देखती थी मैं। आपने सर्वाइवल का प्रोग्राम बताया तो मुझे बिग बॉस याद आ गया। बड़ी सख्त आलोचक मानी जाती हैं आप रोडीज, बिग बॉस जैसे शोज की, क्या वजह है? सर कोई दिमाग का कोई है ही नहीं वहाँ इस्तेमाल। वहाँ पे जितने लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल में फेमस हुए हैं, उनको सबको उठा के एक साथ बिग बॉस के हाउस में बंद कर दिया जाता है, और सब एक दूसरे से लड़ते हैं। और अब तो उसमें बहुत अश्लीलता भी आ गई है, तो इसीलिए पसंद नहीं। अब कोई दिन भर उसमें बंद घर में क्या कर रहा है वो देखने का क्या मतलब बनता है। रोडीज में भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, जिस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत गंदा ट्रीटमेंट होता है, बहुत गलत तरीके से बात की जाती है, बस इसीलिए पसंद नहीं। बदतमीजी को जनरलाइज कर दिया गया है। हाँ, टीवी ये चीज़ है। अब देखिए जैसे ट्रोल किया जाता है ऑनलाइन, अगर कोई ऐसे सामने बोले तो शायद वहाँ मारपीट हो जाए, लेकिन अब वो कितना जनरलाइज हो गया कि किसी को कुछ भी किसी के वॉल पे बोल के निकल जाओ। आपको ट्रोल किया गया कभी? सर पता नहीं, कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रोल हुआ है, ट्रोल हुई है। एक बार मैंने वो MBA चाय वाले पर बोल दिया था, इसलिए ट्रोल हुई थी बहुत बुरी तरह। क्या बोल दिया था आपने? जब उनका वो सारा फ्रेंचाइजी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, उसके पहले ही मैंने एक बार क्लास में कह दिया था कि चाय की टपरी के लिए किसी को फ्रेंचाइजी की ज़रूरत है क्या। तो ये मैंने कह दिया था, तो बहुत सारे उसके फैंस तो बहुत अधिक थे, तो उन्होंने ट्रोल किया था। तो 3 महीना बाद उन्होंने कहा सही कह रही थी। तो ऑनलाइन ऐसा माहौल है सर, कभी आपके पक्ष में कभी आपके विपक्ष में, उसको लेके इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं होती। पर बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रोलिंग से परेशान हो जाते हैं। नीतू मैम उनको क्या सिखाएंगी डिफेंस मैकेनिज्म में? क्या कमेंट्स पढ़ने नहीं चाहिए,
पढ़ने चाहिए, लोड नहीं लेना चाहिए, क्या करना मैं चाहिए? आप पढ़ती हैं सारे मैं कमेंट्स? तो कई बार पढ़ भी लेती हूँ, कई बार अच्छे से वहाँ पे डपट भी देती हूँ, ठीक है। टीचर जाग जाती है एकदम। अब कोई कहता है कि नहीं टीचर है, टीचर को ऐसा शोभा नहीं देता, तो मैं तो फिर सीधा वहाँ ही जवाब देती हूँ, इससे गंदा भी बोल सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्ट नहीं करती, कभी कभी रिएक्ट भी करती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि उसको बहुत दिल पे मत लो। हाँ, और उसको लेके इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए कि आप खुद को हार्म कर लो। ये एक ट्रोल आर्मी होती है जो एक बार किसी के पीछे पड़ती है और फिर कोई दूसरा दिखता है तो पूरा सारे उसके पीछे पड़ते हैं। भेड़ चाल। तो फिर वो आप इंतजार करिए कि पूरा जो मधुमक्खियों का झुंड है कब आपके तरफ से मुड़ के किसी और की तरफ जाता है। कभी आपके फैंस ने किसी को घेरा इस तरह से? नहीं मान सर। लीजिए कोई ऑनलाइन आपकी बुराई कर दे, आलोचना कर दे। मेरे स्टूडेंट्स घेर लेते हैं और बहुत ज्यादा, अच्छा, तो वो भी ट्रोल आर्मी में तब्दील हो बहुत जाता है। ज्यादा घेरते हैं और अच्छे से फिर उनको सुनाते हैं। तो कभी कभी कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आते हैं कि देखो आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपके भक्त करके कुछ भेज देते हैं मुझे। तो होता है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, शिद्दत से पढ़ा रही हूँ, तो मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अभी भी मन से प्यार करते हैं मुझसे। क्योंकि बार बार बात आ रही है कि आप जो काम कर रही हैं, इस देश में कोचिंग के कल्चर को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है। हालिया संदर्भ है कोटा का। कई बार जब स्टूडेंट्स के बीच अनरेस्ट होता है तब सरकारी महकमे भी कहते हैं कि इस असंतोष, विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के पीछे कोचिंग माफिया है, और ये भी कहा जाता है कि कोचिंग वालों के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कहीं पे फायर सेफ्टी के नॉर्म्स नहीं हैं, कहीं पे टैक्सेशन ठीक से, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सर्कल में अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं। आप इन सब के बारे में क्या सोचती हैं? सर, कोचिंग एक कंप्लीटली एक कहते हैं एस्टैब्लिश्ड सेक्टर है। हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम लोग कंपनीज के रेगुलेशंस में आते हैं, पहली बात। दूसरी बात है जो कोटा की बात की जा रही है, कोटा में सर बच्चे जो जाते हैं आफ्टर 12th जाते हैं, यानी वो घर में अपने माँ पिता के संरक्षण से सीधा अचानक निकलकर ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में जाते हैं जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, और जो एक प्यार दुलार और रोज सुबह शाम पेरेंट्स का एक गाइडेंस होता है वो खत्म हो जाता है वहाँ जाके। उसके बाद पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं। एक बार अभी हाल में मैंने एक स्टूडेंट के फादर को फ़ोन किया था कि सर मेरे पास हज़ारों बच्चे हैं, मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, तो समझ लीजिए मामला सीरियस है। मेरे हज़ारों बच्चे हैं, आपका एक ही बेटा है, कुछ नहीं भी करेगा ना तो भी जिंदा रहेगा तो आपके आंखों के सामने रहेगा, आप इस पर प्रेशर मत डालिए। सर कई बार अपने जो सपने हैं उनका बोझ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं बच्चों पर, और उसके बाद उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कोचिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा होते हैं, और कोचिंग सेंटर भी इस मामले में दबाव में हम भी आते हैं कई बार कि भाई रिजल्ट देना है, क्योंकि पेरेंट्स का है 1 साल हो गया, सिलेबस कब खत्म होगा। अब सिलेबस कब खत्म होगा इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा पढ़ा दे एक साथ ही। हम लोग तो कोशिश करते हैं 9 मंथ्स में हम लोग 8-9 मंथ्स में कंप्लीट करके भेजते हैं। उसके बाद बच्चे को फिर पेरेंट्स बुलाने लगते हैं, बच्चे जब यहाँ के माहौल में सेट होते हैं फिर उनको बुलाया जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के, तो ये सब कुछ मिल के एक उन पर एक प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन अल्टीमेटली लोग किसी भी को बदनाम नहीं करके एक कोचिंग सेंटर को माफिया के रूप में रखा जाता है। मेरा मानना है सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने आप को इस इंडस्ट्री में बनाए रखने के लिए हर टीचर कोचिंग का अनएक्सेप्शनल तरीके से मेहनत करता है, जितना स्कूल कॉलेज के टीचर्स नहीं मेहनत करना चाहेंगे, क्योंकि उनका एक जॉब होता है। हम लोग आउट ऑफ मार्केट तुरंत हो जाएंगे अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पर। इसीलिए सीधा आउटराइट ये कर देना कि नहीं हम लोग बच्चों को प्रेशर डालते हैं और माफिया है, ये गलत है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सब कोचिंग वाले लाखों करोड़ों और कई जगह तो अरबों का भी नंबर एक इस्तेमाल कर दिया गया है में खेलते हैं, और उसके बाद वो लोग ऑनलाइन बहुत सारी ज्ञान की बातें देते हैं, पर असल में अगर उन्हें चिंता हो तो वो गरीब विद्यार्थियों से फीस ना लें। आप लोगों के यहाँ क्या है फीस का स्ट्रक्चर? अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र है और वो आपके यहाँ आता है तो क्या सहूलियत है? सर हम लोग जैसे मुखर्जी नगर की मैं बताती हूँ, सबसे हाई जो फ़ी है, हाईएस्ट फ़ी वो भी मेरे इंस्टीट्यूट का है
सबसे लोवेस्ट भी मेरे इंस्टीट्यूट का है। हमारे कैसे? पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, शाम को बैचेस कम होते हैं, तो हम वहाँ पे एक चैरिटी बैच चला देते हैं, वो नीतू सिंह चैरिटी बैच से के नाम से फेमस है। वहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं है वो आराम से क्लास करते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे जो अपना कुछ जो अपने इनकम वगैरह का कुछ भेजते हैं, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो, वो भेजते हैं, हम लोग उनको फ्री दे देते हैं। तो पैसा, कह सकते हैं कि पैसा ऐसा माहौल नहीं बनाता है कि आपके पास पैसा नहीं तो आप पढ़ नहीं सकते। अभी 2 दिन पहले क्लास में एक हमारा स्टूडेंट आया था, उसने सीधा पूरा सबके सामने कहा कि मैंने 1 पैसा नीतू मैम को नहीं दिया है, फ्री का बैच मुझे मिला था, और मैं जब दिल्ली आया था तो मैंने फ्री के बुक्स उठाए थे यहाँ से। तो हम लोग भी सर चैरिटी करते हैं और हम लोग को भी बिजनेस करना है, क्योंकि हमें भी अपने टीचर्स, अपने सारे खर्चे जो हैं हम लोग मिला जुला के करते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया से अब हम आखिरी में 5 सवाल लेंगे। हाँ जी सर। सचिन खरब का सवाल है, आईलेट्स, पीटीई और टॉफेल के हियरिंग और राइटिंग सेशंस में किस प्रकार की इंग्लिश इस्तेमाल होती है? उसमें सर रीडिंग आता है एक पोर्शन, एक लिसनिंग आता है, स्पीकिंग आता है। तो आपको सबसे पहले लिसनिंग में अपने कान को इस तरह से ट्यून करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहा है थोड़ा फास्ट भी बोलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब वगैरह से सेशन ले, वो लिसनिंग का सुने उसे। जो रीडिंग है उसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है, पढ़ के उसी के आंसर्स करने हैं। और आपके राइटिंग स्किल्स होने चाहिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आप दिया जाए तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करते हुए जो आसान लैंग्वेज होता है, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज नहीं करना है। सिर्फ ये देखा जाता है कि आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है कि नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कंफर्ट लेवल चेक किया जाता है और कुछ नहीं। अब बोलना तो आना ही चाहिए। B91 का सवाल है, CDS के लिए इंग्लिश की कौन सी किताब बेस्ट है? एक तो शुरुआती पहले वॉल्यूम 1 से करें। ओके। क्योंकि वॉल्यूम 1 रामवान है सर। अब किसी भी बच्चे का आप इंटरव्यू देख लीजिए, किसी भी चैनल पे, मेरे चैनल पे नहीं, किसी भी चैनल पे टॉपर्स का इंटरव्यू देख लीजिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 नाम लेगा। तो एक तो सबसे पहले वहां से शुरुआत करें, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स देखें। और मैं जैसे वॉल्यूम 1 के बाद मैंने वॉल्यूम 2 लिखा जो उसके ऊपर के लेवल का है। पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह जो सेंटेंस अरेंजमेंट वो उसको वॉल्यूम 2 में मिलेगा जी। फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के प्रैक्टिस करें। अभी मैंने गोल्डन बुक एक प्रैक्टिस बुक निकाला है। अच्छा। तो वो बेसिकली क्या है कि ये अपने भी तैयारी करना चाहता है तो बुक्स के थ्रू कर सकता है। विकास सारांश का सवाल है, अंग्रेजी के जो शब्द मौन रहते हैं वो लिखे क्यों जाते हैं और लिखे जाते हैं तो मौन क्यों रहते हैं? ओके, ये इनफैक्ट जब वो वर्ड बना था उस समय उसका प्रोनाउंसिएशन था, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन अब साइकोलॉजी को कोई पी साइकोलॉजी तो नहीं बोलेगा, सुनामी को टी सुनामी तो नहीं बोलेगा, तो वो धीरे धीरे वो लेटर जो है वो ख़त्म होता गया। लेकिन हुआ क्या कि कुछ देश उसको अवॉइड करने लगे। अब जैसे अमेरिका में जाएंगे आप तो COLOR बोलेंगे, वो COLOR कलर का, लेकिन ब्रिटेन अभी भी COLOUR लिखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस लेटर को रिटेन करके रखो ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन तक वो पहुंचाए जो हमें हमारे पिछले जनरेशन से मिला है। तो उसको वैसे ही अनटच्ड छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो लेटर को कैरी कर रहे हैं। चौथा सवाल है, ये कई लोगों का सवाल है, मैंने एक ही में क्लब कर दिया। इंग्लिश ग्रामर को जल्द से जल्द कैसे याद करें और इंग्लिश का डर कैसे दूर करें? सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि ये इंग्लिश में चाहते क्या है। स्पोकन चाहते हैं कि एग्जाम चाहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है जहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसते हैं। और स्पोकन की अगर बात करें तो स्पोकन में बहुत लिमिटेड इनको पढ़ना है, बहुत लिमिटेड। और वोकैबुलरी कम से कम 2000 वोकैबुलरी जो दिनचर्या से रिलेटेड वोकैबुलरी है वो यूज करें, और बहुत लिमिटेड ग्रामर है। तो ये करना क्या चाहते हैं उस पर निर्भर करता है कि कौन सी बुक ये टच करें। अब ये डिक्शनरी सीधा उठा लेंगे, कहेंगे हमें स्पोकन करना है, तो ये यूजलेस हो जाएगा, वो लेटर बी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप डिक्शनरी यूज करती हैं रेगुलरली? अभी डिक्शनरी यूज करती हूँ सर, यूज करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा था कि दिन में 2-4-6 बार आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो डिक्शनरी यूज करना चाहिए। और उनका यूसेज भी देखना चाहिए कि वो ऐसे नाउन यूज हो रहा है कि ऐसे वर्ब यूज हो रहा है।
वो इस्तेमाल भी देखना चाहिए। जी, आखिरी सवाल इस बैठकी का, ये अर्जुन का पूछा हुआ सवाल है। बाप रे, ये 3 सवाल एक साथ इन्होंने क्लब किए हैं। भविष्य के क्या प्लान है, खुश रहने का मंत्र क्या है, और मोटिवेशन का सोर्स क्या है? Okay. बताइए नीतू मैम, अर्जुन जी को और दर्शकों को क्या पहला है आपके क्वेश्चन है प्लान? कि बताइए आप पहले। फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स में मेरा है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों में इक्वली एक्सपैंड करना। क्योंकि मुझे जो महसूस हुआ है कि जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है वो ऑफलाइन आए तो ज़्यादा बढ़िया से तैयारी कर सकता है, क्योंकि उसको टीचर चाहिए सामने ताकि वो समझ सके। उनमें रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो मेरा ऑफलाइन एंड उसके बाद की तैयारी वो ऑनलाइन घर बैठ के करना चाहता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ना है। तो ऑनलाइन प्लस स्पोकन, ये मेरा जो पूरा कंप्लीट अभी जो चल रहा है वो ये सब है, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी, पब्लिकेशन भी, स्पोकन भी। दूसरा प्रश्न है खुश कैसे रहे? जी, जो मिले उसे एक्सेप्ट करिए। लाइफ में मैं बहुत ऊपर गई हूँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सब कुछ जीरो हो गया, मैं अपने इंस्टीट्यूट से निकाली गई हूँ जो मैंने बनाया था। लेकिन तो बहुत स्टीव जॉब्स जैसी कहानी लग रही है। ऐसा ही समझिए सर, बहुत मैं कह सकती हूँ बहुत हम ऊपर पहुँच चुके थे, और रातों रात पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ सब बर्बाद हो गया, और फिर से मैं ज़ीरो में पहुँच गई थी। तब मैंने केडी कैंपस शुरू किया, और नाम की भी काफ़ी लड़ाई हो रही थी कि नाम किसने दिया ये। तो फिर मैंने सोचा अपने फादर के नाम पे खोलती हूँ, और उनका आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बच्चों ने बहुत बढ़ के साथ दिया मेरा, क्योंकि बच्चों के साथ मेरी हमेशा अच्छी कनेक्टिविटी रही है। डिप्रेशन वगैरह को कभी भी हावी होने नहीं देना है, और जुनून के साथ जो भी चीज़ में लगी है जुनून के साथ लगी है। और खुश, आपको खुशी मिलेगी नहीं कि जैसे कोई ऑन ए प्लेटर परोस के आपको खुशी दे दिया, वो नहीं मिलेगा। आपको खुशी खुद लाइफ में ढूंढनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए, खुश रहना आ जाएगा। ऑन दैट मंत्रा, इस मंत्र के साथ ये बैठकी समाप्त करते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नीतू मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपनी जीवन यात्रा और अपने तजुर्बे हमारे साथ साझा किए, और ये भी कि ये रोडीज़ और बिग बॉस में वक्त बर्बाद नहीं करना है आपके हिसाब से। संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप का ये कार्यक्रम बैठकी। और किन मेहमानों को बुलाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।